हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में लिखें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगने के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक बटन जो है उसको दबा दें, ताकि हमको भी लगे कि हाँ वाकई में अच्छा लग रहा है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करने का कोशिश करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब कभी भी हम इस पे वीडियो डालते रहेंगे, जितने भी वीडियो डालेंगे, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो इस तरह से आपको बार बार हमारे द्वारा भेजने से जो मिलता है उस पर आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो ये करना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट हमारा चैनल एडवांस क्लासेस खोलेंगे और आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग ऐसा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। हम लोग का चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या। 5 लेक्चर मैं पीछे डाल चुका हूं। 5 लेक्चर में मैंने बेसिक जो बहुत सारे और तरह की संख्याएं थे उसको मैंने समझाने का कोशिश किया है। आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है मैंने उन सभी संख्याओं के बारे में पिछले वीडियो में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देखें और लगातार देखें। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 5 तक पीछे डाला जा चुका है। तो बारी बारी से देखें, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके। ये नहीं कि आप पिछला वीडियो देखे नहीं और उसके बाद फिर आप अगला वीडियो देख रहे हैं। पहले पीछे वाला वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद अगला वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पूरा का पूरा समझें। पिछले के वीडियो क्लास में मैंने ढेर सारी संख्याओं के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ये सब जो आप लोग जनरली नाम सुन रखे हैं, उन सभी संख्याओं के बारे में मैंने एक छोटा सा समझ आप लोगों को दिया था कि वो सभी संख्याएं क्या होती है, उसमें आप कैसे अंतर कर सकते हैं, या क्या उसमें सिमिलरिटी है, क्या समानता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आप पहले पीछे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। यहां आज हम लोग उन छोटी जो भी संख्याएं थी उसको पढ़ने के बाद हम लोगों का जो चैप्टर था वो था वास्तविक संख्या। आज हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं और हम लोग आज वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ये वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, मैंने यहां लिख रखा है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह है। इसे R से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह कहने का मतलब, अगर हमसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप कहिए कि जितने भी परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में कौन कौन आ रहा है? परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। तो जो परिमेय संख्या रहेगा वो वास्तविक संख्या रहेगा और जो अपरिमेय संख्या रहेगा वो भी वास्तविक संख्या रहेगा। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे आप यहां देख रहे हैं 1/2, 1/2, ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। 0 परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या होगा। 5 परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या होगा। पाई अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या होगा। √2 अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होगा। √2 - 1, √2 - 1, ये √2 - 1 अपरिमेय संख्या है। जब हम किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो ये अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो ये √2 - 1 भी हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। √3 + 1, जब किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो भी अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि √3 + 1 जो है ये भी जब अपरिमेय संख्या हो गया तो इस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे
कि वास्तविक संख्या में कौन कौन आएगा, परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। जितना परिमेय संख्या है सब आप वास्तविक संख्या उसको कह सकते हैं, जितना अपरिमेय है सबको आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, उन सभी टर्म को हम लोग देखेंगे, कुछ छोटे छोटे तरीके बताएंगे उसके बारे में, इस चैप्टर को जो समझने में सुविधा होगी उन सभी के बारे में। आइए उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मैंने यहाँ हेडिंग के रूप में लिखा है इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। यहाँ आप देखें, सबसे पहले एक परिमेयिका नाम का शब्द इसमें आएगा, परिमेयिका नाम का एक टर्म आएगा इसमें। यह परिमेयिका क्या होता है, अंग्रेजी में इसको लेमा कहा जाता है। परिमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। कोई बड़ा स्टेटमेंट है, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट का, कुछ छोटे छोटे कथनों का सहायता लेना पड़ता है, और वो जो छोटे छोटे कथन होते हैं, वो जो छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं, उसी को हम लोग परिमेयिका कहते हैं। अब एक नया टर्म इसमें आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, तो मैंने इसके बारे में लिखा है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। इट मींस एल्गोरिथम का काम क्या है, एक किसी खास तरह की समस्या रहेगी, कोई एक विशेष समस्या रहेगी जिसको सुलझाने की कोशिश किया जाएगा, तो उस समस्या को सुलझाने में ये एक प्रक्रिया प्रदान करती है। कौन, एल्गोरिथम। कौन प्रदान करती है, एल्गोरिथम। एक विशेष प्रकार की समस्या, एक खास प्रकार की समस्या, एक खास प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए ये एक प्रक्रिया प्रदान करती है। कौन, एल्गोरिथम। इसका मैंने परिभाषा यहां लिख रखा है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। आगे एक परिमेयिका है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तीसरे टर्म के रूप में हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमें क्या बताता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो, a और b दो धनात्मक पूर्णांक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। a और b दो धनात्मक पूर्णांक यदि दिया हुआ हो तो दो और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या q और r प्राप्त होता है हमें। और वो किस तरह से प्राप्त होता है, उसमें वो इस तरह से प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहां r जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। फिर से एक बार समझे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है कि यदि हमारे पास दो धन पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, क्या धन पूर्णांक संख्या, दो धन पूर्णांक संख्या, अगर हमें दो धन पूर्णांक संख्या a और b दिया हुआ है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा अलग से दो और धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाता है। ऋणात्मक कहने का मतलब हुआ धनात्मक, दो एक्स्ट्रा धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाता है। कौन, q और r प्राप्त होता है। अब भाई दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है तो दो और कैसे प्राप्त हो जा रहा है, तो वो एक तरीका है, वो इस तरीके से उसमें एडजस्ट हो जाता है q और r। कौन से तरीके से एडजस्ट हो जाता है, वो तरीका है a बराबर bq प्लस r का। a बराबर bq प्लस r, इस तरह से हम यहाँ q और r को देख पाते हैं। q और r a और b के साथ विद्यमान हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, जहां पे ये जो r होता है वो 0 से बड़ा या उससे 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो सकता है और b से छोटा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि a बराबर bq प्लस r हम लोग आकर के 10वां में पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम लोग तो इसको जूनियर क्लास में पढ़ लिए। कैसे पढ़ लिए जूनियर क्लास में, आइए समझते हैं इस बात को। आप लोगों ने बचपन में भागा सीखा होगा, सीखा था कि नहीं? हाँ, आप लोगों ने बचपन में भागा सीखा होगा। तो भाग करने के दरमियान आप लोग जब भागा देते होंगे तो जिससे आप लोग भागा देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज। भागा देने के बाद जो इधर आता है राइट साइड में उसको क्या कहते हैं, भागफल। ये सब
आप लोग जानते हैं। और यहां जो नीचे बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, जो नीचे बच जाता है। अब यहां पे देखिए, आप लोगों को गुरुजी कहते होंगे कि बच्चों तुम लोगों को हम भागा सिखा दिए, अब भागा पे तुम लोग अपने से चेक कर सकता है कि आपने भागा सही बनाया है या गलत। उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो गुरुजी आप लोगों को बताते होंगे कि ऐसा करना कि तुम लोग इसको, भाजक को और भागफल को पहले गुना कर लेना और उसके बाद शेषफल को जोड़ देना। अगर जोड़ने के बाद ये भाज्य के बराबर अगर आ गया तो समझना कि तुम्हारा भागा सही है। तो यही काम यहां पे किया गया है। इट मीन्स गुरुजी हमें बताते थे कि जो भाज्य होता है ये भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और प्लस शेष, यानी उसमें शेष को हम लोग जोड़ देते हैं, उसके बराबर होता है। कौन? भाज्य। भाज्य कहने का मतलब ये बीच वाला, ये बीच वाला जो होता है भाज्य, ये किसके बराबर होता है? भाजक और भागफल के गुणनफल, और जो गुणनफल आएगा उसमें शेषफल को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हम लोग को मिलता है वो भाज्य के बराबर होता है। तो ये बचपना में हम लोगों को गुरुजी सिखाते थे कि भागा को कैसे चेक करते हैं। ठीक यही चीज आज हम लोग यहां देख रहे हैं। कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि वही चीज है या नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि वो वही चीज है, देखते हैं उसको कि ये वही चीज है कि नहीं। अब आप यहां पर भागा दे, किससे भाई? बी से भागा दे दे ए में। जब आप बी से भागा दीजिएगा ए में, तो इधर जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम क्यू कह रहे हैं, और जो यहां शेष बचेगा उसको हम लोग आर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसको हम लोग आर कह रहे हैं। अब इसी पर इसको हम एडजस्ट करते हैं। ये जो मैंने बताया बचपन में, जो बताया गया था कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब इस पर एडजस्ट करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। अब देखिए यहां भाज्य कहां था? बीच में कौन है? ए बराबर यहां क्या है? भाजक गुना भागफल। भाजक कितना है भाई? बी है। बी गुना भागफल कितना है? क्यू है। भाजक गुना भागफल, भागफल के रूप में यहां कितना है? क्यू है। तो बी गुना क्यू, बी क्यू हो जाएगा, प्लस शेषफल। शेषफल यहां कितना है? आर है। यहां मैंने आर लिख दिया। अब आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों बराबर है कि नहीं? यहां भी है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां भी क्या आया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह से हम लोग देखें, लग रहा है कि ये 10वीं क्लास में आकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये हम लोग बचपन में ही पढ़ लिए थे, लेकिन ये बात नहीं बताया गया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आ रहा है वो कौन से प्रमेयिका के द्वारा आ रहा है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आ रहा है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम उस समय हम लोग को नहीं बताया गया था, सोचने समझने का स्तर कम था, प्रक्रिया को सिर्फ हम लोग समझ लिए थे किसी तरह से। लेकिन आज ये हम लोग जान रहे हैं कि ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कहां से आया था, ये आज हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगर मान लिया जाए, इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में आ रहा है, कैसे? एक एग्जांपल लगाकर हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्या, मैंने इसमें बताया था कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो, तो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ 15 और 2। कौन दिया हुआ है? 15 और 2। हमें 15 और 2 मिल गया है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब इसमें हमको क्या दो धनात्मक पूर्णांक ढूंढना है? एक q को ढूंढना है और एक r को ढूंढना है कि q और r इसमें कितना होगा। तो q और r हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 और 2 हम लोग को पहले से मिला हुआ है, q और r हम लोग को ढूंढना है कि यहाँ पे कितना होगा।
तो हम लोग 15 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 प्लस 1। समझे फिर से इसको? 15 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 7 प्लस 1। आप 2 को 7 से गुना करें 14, कितना बच गया शेषफल? 2 गुना 7 और प्लस कितना 1, तो 2 गुना 7 14, 14 और 15। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे कैसे लिख दिए डायरेक्ट? 2 गुना 7 प्लस 1 आप कैसे कर दिए अपनी मर्जी से? हमको अगर लगेगा कि हम इसमें 2 गुना 8, 2 गुना 6 करेंगे और प्लस 3 करेंगे। जैसे किसी को इच्छा हो रहा होगा कि सर हम 15 लिखने के लिए हम 15 इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 6, 2 6 12 और प्लस 3, हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये लिखना गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसके अनुसार हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये 15 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अनुसार, इस प्रमेयिका के अनुसार हम 15 को उस तरह से नहीं लिख सकते। कारण क्या है भाई? उस तरह से क्यों नहीं लिख सकते? तो उसका कारण यहां है। बताया क्या कि इसमें जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब अगर 0 है तो चलेगा, 0 से बड़ा है तो भी चलेगा, लेकिन छोटा होना चाहिए किससे? b से। b से छोटा होना चाहिए। यानी जब b से छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब यहां q के गुना में है b, और b क्या था? हमारा एक संख्या था। कौन संख्या? जो संख्या पहले से मालूम है उसमें से एक संख्या हमारा b है, जो संख्या हमें पहले से मालूम है। यहां आप देखें, a की जगह पे मैंने 15 को रखा है, तो ये a की जगह पे आ गया, 15 आया a की जगह पे, और b की जगह पे कौन चला गया? 2। अब यहां b की जगह पे 2 है, b की जगह पे 2 है। यहां आप देखें इस स्ट्रक्चर में, आप देखें b की जगह पे 2 है, और कहता है कि ये जो r होगा वो b से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो r हम लोगों को मिल रहा है, ये जो r होना चाहिए वो किससे छोटा होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। और आपने इसमें क्या किया? 2 से बड़ा कर दिया, 3 कर दिया। इसीलिए इसको हम 15 को हम लोग इस प्रमेयिका के अनुसार इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इट मींस ये हमारा प्रमेयिका के अनुसार लिखा हुआ सही है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि a बराबर bq प्लस r का रूप है। अब यहां पर आप a बराबर कितना है? 15, b बराबर कितना है? 2, b के जो गुना में था उसको हम लोग q कह रहे हैं, तो भाई 2 के गुना में कितना? 7 है, तो 2 के गुना में 7 है, तो यहां q बराबर 7 हो गया। r के जगह पे कितना है? 1 है, r के जगह पे 1 है, r के जगह पे 1 मैंने इसमें लिख दिया। फिर से एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। 25 और 10 हमारे पास है। कौन है? 25 और 10। अब 25 और 10 जब हमारे पास है, एक सुविधा के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जगह पर जब 2 संख्या दिया हुआ रहे तो एक जगह पर बड़ी संख्या को लेना है। किसे लेना है? बड़ी संख्या को। जो छोटी संख्या रहेगा उसको b मानना है, और जो बड़ी संख्या रहेगा उसको a मानना है। चलिए यहां देखते हैं। 25 को हम लोगों ने लिखा है 10 गुना 2 प्लस 5। क्या लिखा मैंने? 10 गुना 2 प्लस 5, 10 गुना 20, 20 और 5 25, बराबर हो गया दोनों साइड। ये जो है ये a बराबर bq प्लस r का रूप है। इसके रूप में मैंने इसको लिखने का कोशिश किया है। तो a की जगह पर यहां कितना आ गया है? 25, b की जगह पर कितना है? 10, b के गुना में q होता है, यहां आप देखें b के गुना में q है, तो यहां 10 के गुना में कितना है? 2, तो q के जगह पे हो गया 2, और जोड़ में क्या रहता है? r, यहां हमारा जोड़ में कितना है? 5, तो r के जगह पे हो गया 5। अब फिर वही बात, अगर मान लिया जाए कि हम इसको और अगर दूसरे तरीके से लिखते, तो और अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते तो फिर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार नहीं होता। हम लोग उसको लिख तो सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार वो नहीं कहा जाता। फिर से आप इसको समझिए। जैसे अगर कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर हम 25 को इस तरह से लिखना चाहते हैं, किस तरह से? 25 को हम लिखना चाहते हैं 10 गुना 3 माइनस 5। यहां माइनस कर देना चाहते हैं, तो भाई हमारे स्ट्रक्चर में प्लस है या माइनस है? आप ध्यान से देखिए, क्या है? प्लस है, तो यहां पे प्लस ही होना चाहिए।
माइनस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग 25 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी को मन कर रहा होगा कि सर हम 25 को लिखना चाहते हैं 10 गुना 1 और प्लस 15, 10 एकम 10 और 10 में 15 जोड़ेंगे 25, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 25 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते समझा जाए। मैंने क्या बताया था कि जो r होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए, और यहाँ b आपका कितना है 10 है, और ये r आपका जो है यहाँ 10 से बड़ा आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 25 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम लोग कि 25 को हम लोग 10 गुना 1 प्लस 15 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर a बराबर bq प्लस r के रूप में हम कोई दो संख्याओं को कैसे लिखेंगे? तो उन दो संख्याओं से अगर हम लोगों को दो संख्या मिलता है तो उसको a बराबर bq प्लस r के रूप में कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको देखते हैं। देखने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को लिखने में सुविधा हो। हम कुछ देर के लिए हट जा रहे हैं बोर्ड के सामने से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कॉपी में उतारने में सुविधा होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग समझते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो दो संख्याएं आपको मिलेगी उसमें आप देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये दो एग्जाम्पल के बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए आपको दे दिया गया 75 और 12, 75 और 12 दो संख्या दे दिया गया। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप इसमें चुनाव करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि 75 जो है वो बड़ा है किससे? 12 से। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि 12 से भागा लगा देंगे 75 में। जैसे बचपन में हम लोग सीखे थे भागा बनाने के लिए, उस तरह से यहां भागा बनाए आप लोग। तो 12 से भागा देंगे किसमें? 75 में। पढ़े आप लोग 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। पढ़ लिए 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 25 60, 12 6 72। और बढ़े? नहीं बढ़ सकते हम लोग। अब यहां इसको घटा दें, कितना बच गया? 3 बच गया। अब 3 बच गया तो अब इसी से हमारा a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखा जाएगा। जैसा कि यहां हम लोग लिखते थे पहले, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, वही बात तो है ये। तो कैसे लिखेंगे? बड़े के बराबर करना है, बीच वाले के बराबर। 75 बराबर 12 गुना 6 प्लस 3, 12 गुना 6, 12 हमारा भाजक है, 6 क्या है? भागफल है। तो 12 गुना 6, इसको किस चीज में लिखना है? गुना में। 12 गुना 6 और इसको जोड़ में लिखना है शेषफल को 3। अब आप देखें इसको, ये किसके रूप का हो गया? a बराबर bq प्लस r के रूप का हो गया। ये a बराबर bq प्लस r के रूप का ये हो गया। अब आप फिर से एक एग्जांपल को समझे। जैसे मान लिया जाए आपसे कह दिया गया 105 और 7, 105 और 7 चुने आप लोग। इसमें सबसे पहला काम मैंने क्या बताया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप लोग उसका चुनाव करें। कौन बड़ा है? यहाँ 105 है, छोटा कौन है? 7 है। 105 यहां बड़ा है किससे? 7 से। तो 105 को कहां रखना है? बीच में। जो बड़ा रहता है उसको बीच में रखते हैं, बीच में रख दें उसको। किससे भागा लगाएंगे? छोटी संख्या से। ये दो संख्या हम लोगों को मिली हुई है, दो संख्या हम लोग को मिली हुई है और हम लोगों को वो दो संख्या q और r पता करना है। कौन पता करना है?
Q और R, उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने देखा Q और R को एडजस्ट किया है। यहाँ पे Q के जगह पे कौन मिला था 6 और R के जगह पे क्या मिला था 3 मिला था। उस तरह से यहाँ देखते हैं हम लोग कि क्या मिलेगा, दो संख्या हम लोगों को मिला हुआ है, दो संख्या Q और R के जगह पे कौन मिलेगा, ये किसके किसके जगह पे मिला हुआ है, ये A के जगह पे मिला हुआ है और ये किसके जगह पे मिला हुआ है, B के जगह पे मिला हुआ है। Q हम लोगों को इधर आएगा और जो नीचे बचेगा वो होगा, लगाते हैं सबसे पहले भागा इसमें, कितना से लगेगा 1 से, 7 एकम 7, घटा दें कितना बचा 3 बचा, ऊपर से कितना है 5, 7 बचे 35, फिर घटा दें कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो इस तरह से हमारा जो शेषफल बचा वो 0 बचा। शेषफल कहने का मतलब क्या बचा, ये R बचा, और ये 15 क्या आ गया हमारा Q आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 105 को कैसे लिख सकते हैं, 105 को हम लोग लिखेंगे यहाँ 105 बराबर, यानी कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ 7 गुना 15 प्लस R, R के जगह पे 0, ये किसके रूप का हो गया, A बराबर BQ प्लस R के रूप का ये हो गया। यहां पर आप देखें कि Q बराबर कितना, हम लोग A बराबर कितना मिला है 105 मिला हुआ था, B बराबर कितना दिया हुआ था 7, Q बराबर कितना मिला हम लोगों को 15 और R बराबर कितना मिला 0। इसमें भी आप देख सकते हैं A बराबर कितना दिया हुआ था 75, B बराबर कितना दिया हुआ था 12, Q बराबर कितना 6 और R बराबर कितना मिला 3। तो Q और R अब हम लोग आसानी से ढूंढ लेंगे। यहाँ पर जो आएगा भागफल में वो Q होगा और शेषफल में जो आएगा वो R होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो हमारे होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन नोट कीजिए जिसे आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन लिखें, दिए गए संख्याओं को A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखें। पहला इसमें है आपका, हम दो संख्या देंगे और आपको Q और R पता करना है और उसमें लिखना है कि आपका Q कितना आया और R कितना आया। तो हमारा पहला जो है एग्जांपल में वो है 90 और 17, दूसरा है 18 और 6, तीसरा है 205 और 10, चौथा है 39 और 5। आप इन चारों एग्जाम्पल को A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। हम अगले वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हम आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले इसको बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे की पढ़ाई जारी करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के बाद आप लोगों ने देखा कि इसे सूचित किससे किया जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सूचित किससे किया जाता है, कैपिटल R से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या आया हमारा, सबसे पहले उसमें पढ़ने के लिए आया था, क्या आया था, परमेयका। हाँ, सबसे पहले परमेयका आया था। परमेयका को हम लोगों ने देखा। उसके बाद एल्गोरिदम आया, एल्गोरिदम को हम लोगों ने देखा। उसके बाद आया यूक्लिड विभाजन प्रमेयका, उसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयका जो है वो
है ये हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो पूरी जानकारी आज हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके मोबाइल में दो तरह का बटन दिया गया होगा ऊपर में, एक इस तरह से लाइक का होगा और एक इस तरह से जो है वो डिसलाइक का होगा। अगर आपको लोगों को वीडियो खराब लग रहा है तो डिसलाइक वाले पे करें, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक वाले पे क्लिक करें, लाइक वाले को आप लोग दबाएं। तो हमें भी लगेगा कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। और एक बात और, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर करने का कोशिश करें। आप लोगों की तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन में कोचिंग और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस हमारी छोटी सी कोशिश से अगर ढेर सारे विद्यार्थियों को फायदा हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और हम आप लोगों से कुछ विशेष नहीं करने को कह रहे हैं, सिर्फ इसे शेयर करने को कह रहे हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि एडवांस क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, जिसपे आपको डेली होमवर्क भी दिया जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है। उससे उसको भी फायदा पहुंचेगा। तो हमें भी लगेगा कि हमें मेहनत करने से, इतना मेहनत करने से ढेर सारे बच्चों को फायदा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।